प्राची से उगते लाल नारंगी थाली से सूरज की किरणें, धान के खेतों में भरे पानी में हवा से उठती लहरों में सुनहरी आभा बिखेर रही थी। खेत की मेड़ों पर खड़ी नारियल और ताड़ वृक्षों की लाइनें हवा के झोंकों में अपने पत्ते हिला हिलाकर मानो स्कूल आने जाने वाले प्रत्येक बच्चे का स्वागत कर रहे थे। ताड़ और नारियल के वृक्षों की पंक्तियों के बीच से होकर एक पतली सी काली तारकोल की सड़क एक खूबसूरत से तिमंजिला स्कूल तक जाती है। सूर्योदय के साथ ही पूरी सड़क विद्यालय की तरफ आते बच्चों से भरे ऑटो, कार, साइकिलें और स्कूटर से भर जाती है। भीड़ के बीच तेजी से साइकिल के पैडल मारते हुए वेरोनिका मैडम बच्चों की भीड़ से बचते बचाते स्कूल के अंदर पहुंची और अपना बैग एक तरफ रख के अटेंडेंस रजिस्टर में अपने सिग्नेचर करके तेजी से अपनी क्लास के बच्चों को प्रार्थना सभा में लाने के लिए बढ़ गई। वेरोनिका मैडम एक 50 वर्षीय खिचड़ी बालों वाली सामान्य कदकाठी की दुबली पतली महिला है। उनकी अपने मैथ जैसे ध्रुव विषय पर गजब की पकड़ है। जहां दूसरे विद्यालय के बच्चे गणित में अक्सर फेल होते रहते हैं या कम अंक लेकर आते हैं, वहीं रोनिका के द्वारा पढ़ाए गए बच्चे उनकी खेल खेल में सीखने की सरल विधि से मैथ्स में पारंगत हो जाते हैं। लगभग सभी बच्चे अच्छे नंबरों से पास होते हैं। ये उन्हीं का करिश्मा है कि हर साल 8 से 10 बच्चे 100 में से 100 अंक लाकर विद्यालय का नाम रोशन करते हैं। वेरोनिका मैडम शांत और मिलनसार स्वभाव की महिला है। उनकी कदकाठी एक सामान्य साउथ इंडियन महिला की तरह है। रंग सांवला और कमर तक आते काले घने बाल, माथे पर लगा हुआ शिव भभूत का टीका उनके लुक को विशिष्टता प्रदान करते हैं। मैथ्स के अधिकांश शिक्षक क्रोधी होते हैं, पर वेरोनिका मैडम को क्रोध शायद छू ही नहीं पाया था। उनकी कक्षा में उनके पहुंचते ही पिन ड्रॉप साइलेंस छा जाती और बच्चों में गणित की कठिन पहेलियों को हल करने की एक ललक सी साफ नजर आती थी। उनके पढ़ाए अनेक बच्चों में से कई ऊंची पोस्टों पर देश के विभिन्न हिस्सों में पदस्थ थे और कई बड़े व्यवसायी और बिजनेसमैन थे। वेरोनिका के पति का उनके प्रति अत्यंत लगाव था। शादी के बाद उनके यहाँ एक बेटा हुआ, नाम था आनंदम। घर गृहस्थी की गाड़ी बड़े आनंद से चल रही थी। अचानक वेरोनिका के पति चंदन की तबीयत खराब रहने लगी। उन्हें खाने पीने में दिक्कत होने लगी और खाने से अरुचि हो गई। उनका वजन तेजी से कम होता जा रहा था। डॉक्टर से जांच कराने पर उन्हें आंतों का कैंसर होने का पता चला। चंदन की स्थिति अब ऐसी नहीं रह गई थी कि वो ऑफिस जाएं और काम कर सके। उनका कैंसर का महंगा इलाज चलता रहा और धीरे धीरे इलाज में उनके घर की सारी पूंजी समाप्त हो गई। लोग कहते हैं कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है और वही हुआ। चंदन धीरे धीरे करके मौत के आगोश में जाते गए। बिना अन्न जल खाए 7 दिन तक भयानक दर्द से कराहते बिस्तर पर पड़े रहे। अंत में उन्हें जोर की उल्टी आई और ढेर सारा खून उगलते हुए उनकी सांसें थम गई। मजबूर और इलाज में घर की पाई खर्च कर चुकी निर्धन वेरोनिका के सामने अब घर को चलाने की और आनंद को पालने की जिम्मेदारियां थी। वेरोनिका ने धैर्य नहीं खोया और विद्यार्थियों के प्रति अपने पूरे समर्पण को बरकरार रखा। आनंद उनके साथ ही स्कूल जाता था और उसी विद्यालय में पढ़ता था जहां पर वो पढ़ाती थी। समय बीतता गया और आनंद की MBA करने के बाद नौकरी लग गई। उसकी शादी उसी के साथ काम करने वाली एक लड़की शुभांगी से करा दी गई। आनंदम का एक बच्चा हुआ, उसका नाम रखा सुदीप। मोनिका की जिंदगी में फिर से बहार आ गई।
वो सुदीप को गोद में लिए फिरती रहती थी। स्कूल से लौटने के बाद उसके पास घर के छोटे मोटे कामों के अलावा सुदीप को संभालना एक प्रमुख जिम्मेदारी थी। घर परिवार खुशी से चल रहा था। वेरोनिका को अब रिटायर होना था। वो 60 वर्ष की हो चुकी थी। वेरोनिका के रिटायरमेंट में विद्यालय को फूलों से सजाया गया। उसके सभी नए और पुराने छात्रों ने उसे गाड़ी में बिठाकर आदर और प्रेम सहित रस्सी से खींचकर उन्हें गेट पर छोड़कर विदा किया। बच्चे वेरोनिका मैडम की याद कर कर के रो रहे थे और कह रहे थे, मैडम मत जाइए। वेरोनिका स्कूल के सारे मोह माया के बंधनों को छोड़कर अपने घर चली आई। उसे प्राइवेट स्कूल से रिटायरमेंट के समय जो थोड़े बहुत पैसे मिले थे वो उसने अपने पोते सुदीप के नाम जमा कर दिए। वेरोनिका को पेंशन मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं था। अब वेरोनिका अपने बेटे आनंद पर पूरी तरीके से निर्भर हो गई। अब धीरे धीरे बहू और बेटे का व्यवहार बदलने लगा। वेरोनिका जो अपने नौकरी के दौरान पूरे घर के लिए खुले हाथ से खर्च करती थी, अब एक एक पैसे के लिए बहू और बेटे पर निर्भर हो गई। वेरोनिका को पहले बहू बहुत आदर से देखती थी, अब उसकी बात करने के तरीके में कटुता घुलती चली गई। उसे सब्जी खरीदने के लिए या सुदीप के लिए भी कुछ खरीदने के लिए पैसे अपने बेटे से मांगने होते थे। बेटा बहुत रूखे स्वर में मना कर देता था और बहू का तो फिर कहना ही क्या। अंतर्मुखी वेरोनिका अपना सारा प्यार सुदीप पर लुटाती रही, धैर्यपूर्वक अपनी बहू और बेटे के अत्याचारों और अपमानों को सहती रही। जब सुदीप 8 वर्ष का हो गया तो आनंद और उसकी पत्नी दोनों ने बेंगलुरु का ट्रांसफर ले लिया। वो वेरोनिका को उसी शहर में छोड़कर अपनी नौकरी पर बेंगलुरु चले गए। वेरोनिका के सामने अब उसके अस्तित्व बचाने का संकट खड़ा हो गया, पर किसी तरीके से उसने अपनी जीवन नैया को संभाल लिया। आनंद और उसकी पत्नी ने अंततः वो घर जिसमें उनका बचपन बीता था और सुदीप पैदा होकर बड़ा हुआ था, उसे भी बेच दिया। वेरोनिका ने कोई विरोध नहीं किया, पर उसके अंतर मन को गहरी ठेस लगी। उसे आनंदन ने पास के ही एक किराए के मकान में 6 माह का किराया देकर छोड़ दिया। वेरोनिका वहीं बैठी एकटक अपने उस मकान को देखती रही। उसे अपने पति, अपना बेटा और अपना पोता सुदीप उसी घर में चलचित्र की भांति नजर आते रहते थे। वेरोनिका की मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी और वो लगभग पागल सी हो गई। साधनहीन, बेसहारा, अर्ध विक्षिप्त वेरोनिका एक दिन अपना घर छोड़कर रेलवे स्टेशन चली गई। अब वो रेलवे स्टेशन पर पड़ी रहती। जो कोई उसे दया करके कुछ पैसे या खाना दे देता था, उसी से अपना गुजारा कर लेती थी। कई दिन इसी तरह रेलवे स्टेशन पर गुजारने के बाद एक दिन रेल में बैठकर अनजान यात्रा पर निकल पड़ी। जब ट्रेन भोपाल में खत्म हुई तो उसे सफाई कर्मियों ने भोपाल में उतार दिया। वेरोनिका अब भोपाल की सड़कों पर निर्जीव सी पथराई आंखों से इधर उधर देखती हुई घूमती रहती थी। न उसके पैरों में चप्पल है और न ही बदलने के लिए कोई कपड़े। न नहाने की व्यवस्था थी और न ही टॉयलेट जाने की। उसे फुटपाथ पर जहाँ भी जगह मिल जाती थी वहीं पड़ी रहती थी। लोग दया करके जो कुछ दे देते थे वही खा पी कर वो पड़ी रहती थी। न पहनने को कपड़े थे और न ओढ़ने के लिए कंबल। किसी विक्षिप्त को इन चीज़ों की आवश्यकता भी नहीं रहती। एक दिन जब वो कलेक्ट्रेट के बाहर ऐसी बैठी हुई थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और वो गुमसुम बैठी शून्य में ताक रही थी। तभी कलेक्टर अनिल कुमार अपने ऑफिस से बाहर निकले। उन्होंने वेरोनिका की तरफ देखा। उन्हें वेरोनिका की शक्ल जानी पहचानी लगी। कार में बैठने के बजाय वो वेरोनिका की तरफ आए और उन्होंने वेरोनिका को ध्यान से देखा।
उनकी आंखों को वेरोनिका को पहचानने में कोई भूल नहीं हुई, और भूल होती भी कैसे। अनिल कुमार को अपने स्कूल के वो दिन याद आ गए जब वो अत्यंत शरारती हुआ करते थे। पढ़ाई करने में उनका मन बहुत कम लगता था और वो मैथ के नाम पर तो बहुत ज़्यादा डर जाते थे। ये वेरोनिका ही थी जिसके प्यार ने उसे जिद्दी जंगली जानवर से एक बहुत अच्छा और सफल इंसान बना दिया था। उनके मन ने कहा कि मुख्य तौर पर वो वेरोनिका ही थी जिसने अपने इस शिष्य को इस योग्य बनाया था कि वो पूरे भोपाल की जिम्मेदारी संभाल सके। उन्होंने वेरोनिका को अपने हाथों से उठाया और उसकी इस अवस्था पर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने वेरोनिका को ले जाकर अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वे सीधे हॉस्पिटल गए और वहां पर वेरोनिका का इलाज शुरू करवाया। फूल सी कोमल वेरोनिका के बिना जूते चप्पल के सड़कों पर घूमने के कारण उसके पैरों में घाव हो गए थे और उसमें कीड़े भी पड़ गए थे। वेरोनिका के उलझे बालों को शैम्पू से धोने के बाद पार्लर ले जाकर उन्होंने उसे उसी शेप में ला दिया जिस शेप में वो पढ़ाने के दौरान रखती थी। लगभग 1 माह के इलाज के बाद वेरोनिका की शारीरिक और मानसिक स्थिति सामान्य हो गई। अब वेरोनिका अपने शिष्य को भी पहचान रही थी और अपने अतीत को भी याद कर पा रही थी। वेरोनिका ने अपने शिष्य को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि बच्चों के व्यवहार से आहत होने के बाद किस तरह उसकी मानसिक स्थिति हमेशा के लिए खराब हो गई थी। उसके बेटे आनंदम के द्वारा घर बेचने के बाद तथा उसे त्याग देने के बाद वो अपना सारा आत्मविश्वास खो बैठी थी। किंतव्य विमूढ़ होकर किस तरह उसने किराए के मकान का भी त्याग कर दिया था। वेरोनिका की पूरी कहानी सुनकर अनिल की आंखों में आंसू भर आए थे। वह शिक्षिका जिसने उसके जैसे हजारों बच्चों को समाज में स्थापित किया, आज खुद विस्थापित जीवन जी रही थी। अनिल जी ने कुछ सोचा और अपने आदमियों को बेंगलुरु में आनंद का पता लगाने को कहा। कलेक्टर ने बेंगलुरु में स्थित आनंद का पता लगा ही लिया। वो वेरोनिका को लेकर वो फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंच गए। इतवार का दिन था। आनंदम और उसकी पत्नी और बेटा सुदीप सभी घर पर थे। अनिल जी ने आनंदम के घर का दरवाज़ा खटखटाया। आनंदम ने दरवाज़ा खोला और अपने सामने एक अजनबी को अपनी माँ के साथ देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया। माँ के सामने उसकी नज़रें अपनी करनी को याद करके खुद झुक गई। सुदीप दौड़ता आया और दादी को लिपट गया। बोला, दादी, पापा तो कहते थे कि आप मर गई, पर आप तो जिंदा हो। आप मेरे पास क्यों नहीं आई दादी? वेरोनिका एक गहरी सांस लेकर चुपचाप रह गई। फिर बोली, बेटा, दादी को भगवान ने तुम्हारे पास आने ही नहीं दिया था तो मैं कैसे आ जाती। आनंदम के पास कहने को कुछ भी नहीं था। कलेक्टर ने आनंदम से माँ के साथ किए गए व्यवहार के लिए बहुत बुरा भला कहा। आनंदम निर्लज्जों की भांति सुनता रहा। जब कलेक्टर वापस घर जाने के लिए हुए तो वेरोनिका ने उनसे कहा, अनिल, जिस बेटे के लिए माँ मर चुकी हो, उस बेटे के पास माँ के इस भूत को फिर से रहने की क्या आवश्यकता है? मैं आपके साथ ही वापस जाना चाहती हूँ। मुझे जीवन ने बहुत से पाठ पढ़ा दिए हैं। अब मैं अपने बेटे के साथ रहकर कुछ और नहीं पढ़ना चाहती। अब मैं किसी वृद्धाश्रम में रहकर अपने जीवन के शेष दिन शांति से गुजारना चाहती हूँ। अनिल जी वेरोनिका को अपने साथ लेकर चले आए और उन्होंने वेरोनिका को एक EWS का घर, जो समाज के कमज़ोर तबके के लिए सरकार ने बनाए थे, उनमें से एक घर सरकारी मदद से खरीद लिया।
शेष पैसे उन्होंने खुद अपनी जेब से दे दिए तथा उसी घर में वेरोनिका के द्वारा ट्यूशन दिए जाने की व्यवस्था भी कर दी। वेरोनिका के लिए गरीबी रेखा से नीचे का राशन कार्ड भी बनवा दिया गया। उन्होंने शासन के नियमानुसार बुजुर्ग अवस्था पेंशन मिलने की व्यवस्था भी करवा दी। वेरोनिका अब कुछ घंटे ट्यूशन पढ़ाती है और कुछ घंटे वो समाज के साधनहीन निचले तबके के बच्चों के लिए मैथ की फ्री क्लास होती है। वेरोनिका को भोपाल के लोग वेरोनिका माँ के नाम से याद करते हैं। शाम होने को थी। अपने घर पर बच्चों को पढ़ा रही वेरोनिका ने बच्चों की क्लास खत्म करते हुए उनसे कहा, ये काम जो आज तुम्हें दिया है वो सारा कल अपनी कॉपी में करके लेकर आना। सारे बच्चे वेरोनिका को नमस्ते करते हुए अपने अपने घर चले गए। वेरोनिका भी बच्चों को पढ़ाकर शाम को टहलने के लिए घर से निकली थी। उसके अधिकांशतया सफ़ेद हो चुके कंधे तक कटे बाल हवा के झोंकों से उड़े से जा रहे थे। तभी उसकी नज़र रेलवे लाइन के पास की झाड़ियों के पास बैठे उन 3 लोगों पर पड़ी, जिनमें से एक लगभग 8 साल का बच्चा था। बच्चे के हाव भाव अत्यधिक नशे में लिप्त व्यक्ति से नजर आ रहे थे। बच्चों को संभाले हुए एक दाढ़ी वाला गुंडा सा दिखने वाला आदमी बैठा था तथा दूसरा आदमी उससे कुछ बातें करके रेलवे प्लेटफॉर्म की ओर जा रहा था। जो भी हो, वेरोनिका को ये स्थिति सामान्य नजर नहीं आई, पर वो ये नहीं समझ पाई कि इसमें असामान्य है क्या। उसने ध्यान से बच्चों को देखा। बच्चा दिखने में अत्यधिक सामान्य घर का नजर आ रहा था। अभाव में पली उसकी देह हड्डियों के ऊपर चमड़े की मढ़ी हुई संरचना नजर आ रही थी। उसकी आंखों में व्याप्त भय साफ नजर आ रहा था। वेरोनिका धीरे धीरे रोड पर से होते हुए उस पगडंडी की ओर बढ़ी और झाड़ियों की ओट में छिपकर एक तरफ खड़ी होकर सावधानी से उन लोगों की बात सुनने लगी। बच्चा लड़खड़ाती आवाज में कह रहा था, मुझे नहीं जाना, मुझे छोड़ दो प्लीज़, मैं वापस अपने गांव जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। उसके साथ बैठे दाढ़ी वाले आदमी ने बिना उसे जवाब दिए अपने बैग से एक इंजेक्शन निकाला और बड़बड़ाते हुए बच्चों को हाथ में चुभा दिया। इंजेक्शन लगते ही बच्चा खुली आंखें लिए हुए लगभग अचेत हो गया। अब वो बड़बड़ा तो रहा था, पर क्या कह रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। वेरोनिका ने ये अस्पष्ट अनुभव किया कि ये बच्चा अपहरित किया हुआ बच्चा है और इस बच्चे को ये दोनों लोग कहीं बेचने के लिए ही ले जा रहे हैं। इस बच्चे की उम्र और छवि वेरोनिका के पोते सुदीप की तरह ही थी। ममतामयी वेरोनिका को अपने पोते सुदीप की बहुत जोर से याद आ गई। अपने पोते सुदीप का मासूम चेहरा उसकी आंखों में कौंध गया। वेरोनिका को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके सुदीप को ही उठाकर और अपहरित करके कहीं ले जा रहा हो। ये ख्याल आते ही वेरोनिका की आत्मा और शरीर में बिजली सा जोश भर गया। उसने परिणाम की चिंता किए बिना उस बच्चे और आदमी की तरफ दौड़ लगा दी और पूरी ताकत से चिल्लाकर बोली, छोड़ दो, छोड़ दो, इस बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो? वो दाढ़ी वाला गुंडा गुर्राते हुए बोला, भाग जा यहाँ से, भाग जा बुढ़िया, अन्यथा जान से मार डालेंगे। पर वेरोनिका पर तो न जाने क्या नशा चढ़ गया था। वो तेज चिल्लाते हुए दौड़ी और दौड़कर उस आदमी से भिड़ गई। अप्रत्याशित हमले से हड़बड़ाए उस आदमी ने जेब से चाकू निकालकर वेरोनिका पर प्रहार कर दिया। चाकू वेरोनिका के पेट में लगा। वेरोनिका के मुंह से चाकू लगते ही एक बहुत जोर की चीख निकली। वेरोनिका की चीख सुनकर EWS क्वार्टर में रहने वाले लोग, जो बाहर गपशप कर रहे थे और पास में खेल रहे कुछ बच्चे,
जिन्हें वेरोनिका पढ़ाती थी, चिल्लाते हुए वेरोनिका की तरफ भागे। लोगों की भीड़ को अपनी तरफ आते हुए देखकर घबराया हुआ वो दाढ़ी वाला आदमी बहुत तेजी से झाड़ियों की तरफ भागा और रेलवे लाइन पार करके दूसरी तरफ भागकर आंखों से ओझल हो गया। उन लोगों की भीड़ में से एक ने वेरोनिका को पूछा, क्या हो गया अम्मा? वेरोनिका ने बताया, इस बच्चे को और मुझे तुरंत अस्पताल ले चलो। उस व्यक्ति ने मुझे चाकू मार दिया है और इस बच्चे को वे लोग अपहरण करके कहीं ले जा रहे थे। लोग वेरोनिका को उठाकर एक ऑटो रिक्शा में बैठाकर उस अबोध बच्चे के साथ सरकारी अस्पताल ले गए। वेरोनिका को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया था तथा डॉक्टर ने पुलिस स्टेशन को घटना की जानकारी भी दे दी और इंस्पेक्टर पाठक तुरंत अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने घायल वेरोनिका के बयान दर्ज किए। वेरोनिका ने सारा घटनाक्रम पुलिस इंस्पेक्टर को बताया और उन्होंने इंस्पेक्टर पाठक से जिला कलेक्टर अनिल कुमार को अस्पताल बुलाने के लिए कहा। इंस्पेक्टर पाठक ने पूछा, आप कलेक्टर साहब को कैसे जानती हैं? क्या आप उनकी कोई रिश्तेदार हैं? दर्द में भी मुस्कुराते हुए वेरोनिका ने कहा, हाँ, वो मेरे बेटे जैसा है। वेरोनिका को चाकू लगने की घटना का पता चलते ही अनिल कुमार तुरंत वहां पहुंच गए और डॉक्टर से उन्होंने वेरोनिका की हालचाल की पूरी जानकारी ली। डॉक्टर ने उन्हें बताया, वेरोनिका की हालत खतरे से बाहर है और ये लड़का जिसे बचाने में वेरोनिका को चाकू लगा है वो गहरे नशे में है। उसे किसी ने नशे का इंजेक्शन दिया है। अनिल जी ने डॉक्टर को उन दोनों के इलाज में पूरी एहतियात बरतने के निर्देश दिए। तब तक वेरोनिका पूरी तरीके से होश में आ चुकी थी। उसने अनिल कुमार को निवेदन किया कि इस बच्चे को बाल सुधार गृह न भेजकर वेरोनिका के साथ रहने दिया जाए। जब ये सामान्य हो जाएगा तो इसे इसके माँ बाप के पास भेज देंगे। कलेक्टर वेरोनिका की बहुत इज्जत करते थे। इस कारण उन्होंने इंस्पेक्टर पाठक को बताया कि वो किस तरीके से बनाए कि वो बच्चा बाल सुधार गृह न जाकर वेरोनिका के पास ही रह जाए। 2 दिनों के अंदर बच्चा सामान्य हो गया। अब वो पूरे होशो हवास में था। पुलिस इंस्पेक्टर पाठक ने उसके बयान दर्ज किए। बच्चे ने बताया, मेरा नाम अजीत है। मेरे माँ बाप का एक्सीडेंट में निधन हो गया है। मेरे बुआ और चाचा कोई भी नहीं है। मैं रायसेन के पास मढ़िया गांव का रहने वाला हूँ। मेरे मम्मी पापा दोनों मजदूरी करते थे और गांव से शहर मजदूरी करने जा रहे थे कि जिस गिट्टियों से भरे ट्रक में बैठकर वो शहर जा रहे थे, रास्ते में पलट गया। वो दोनों घटना स्थल पर ही गिट्टियों के नीचे दबकर दम तोड़ गए। कोरोना काल का समय था, मैं घर पर ही था, इस कारण मैं बच गया। बस मेरे पास खाने पीने को कुछ नहीं था, इस कारण मैं इधर उधर भटकने लगा। दाढ़ी वाले अंकल ने मुझे खाने को ब्रेड और मक्खन दिया तो मैं इन्हीं के साथ हो लिया। पर अंकल एक रोज फोन पर किसी से बात कर रहे थे कि दिल्ली में किसी पेशेंट को किडनी की सख्त ज़रूरत है, तो वो मुझे दिल्ली ले जाकर मेरी दोनों किडनी निकलवा कर किडनी उस आदमी को बेच देंगे और मुझे दिल्ली में ही छोड़ देंगे। मुझे बहुत डर लग रहा था, इस कारण मैं वहाँ से भाग निकला, पर अंकल ने मुझे पकड़ लिया और इंजेक्शन लगा दिया था। तब से मैं समझ तो सब सकता था पर बोल नहीं पाता था और चल भी नहीं पाता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे सारी दुनिया घूम रही हो। मैं जब भी कुछ बोलने की कोशिश करता था तो ये मुझे फिर से इंजेक्शन लगा देते थे। इंस्पेक्टर ने कलेक्टर साहब को सारा घटनाक्रम बताया। कलेक्टर अनिल जी ने वेरोनिका से पूछा, ये बच्चा तो अब एकदम अनाथ है, इसे अनाथ आश्रम भिजवा दे क्या? वेरोनिका की आंखों से आंसू बह निकले। वेरोनिका ने कहा,
भगवान ने शायद मेरे अकेलेपन को देखते हुए मुझे मेरे पोते सुदीप की जगह इस अबोध बच्चे अजीत को दे दिया है। मैं अजीत को पालने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती हूँ। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो कृपया इस बच्चे को मेरे पास ही रहने दीजिए। कानूनी कार्रवाई करने से बच्चा अनाथ आश्रम में चला जाएगा या बाल सुधार गृह में, पर इसकी जिंदगी निश्चित तौर पर बर्बाद हो जाएगी। बिना माँ बाप के बच्चे को मैं अपने बेटा बनाकर पालूंगी और इसे एक सच्चा इंसान बनाकर खड़ा कर दूंगी। कलेक्टर साहब और इंस्पेक्टर पाठक की आंखों में आंसू आ गए। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कहे उन दोनों को समझ में आ गया कि उन्हें अब क्या करना है। रोनिका के अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान इंस्पेक्टर पाठक ने तब तक बच्चे की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी, जब तक कि 15 दिन के अंदर वेरोनिका एकदम ठीक नहीं हो गई। वेरोनिका के ठीक होने के बाद इंस्पेक्टर ने उस बच्चे को वेरोनिका को सौंप दिया। वेरोनिका उस बच्चे को लेकर अपने घर पर आ गई और वो अबोध अनाथ बालक अब वेरोनिका का बेटा बनकर उसके साथ उसके घर में रहने लगा था। अस्पताल से निकलकर जब अजीत वेरोनिका के साथ घर आया तो वेरोनिका ने अजीत को उसी तरीके से अपने साथ सुला लिया जैसे वो अपने पोते सुदीप को सुला लेती थी। जब अजीत सो गया तो वेरोनिका उसके पास बैठकर प्यार से उसके बाल सहलाती रही। वेरोनिका को ऐसे महसूस हो रहा था जैसे उसका बेटा आनंद उसके पुत्र सुदीप को उसको सौंप कर चला गया हो। अजीत में उसे सुदीप का ही चेहरा नजर आता था। अब ममता, प्यार और स्नेह की प्यासी वेरोनिका की जिंदगी बदल चुकी थी। उसमें वही फुर्ती और चपलता आ गई थी जो उसे स्कूल में पढ़ाने के दौरान थी। इस अनाथ बालक अजीत ने उसे वो सब कुछ फिर से दे दिया जो उसके पास उसके बेटे आनंद और सुदीप के पास रहने में रिटायरमेंट के पहले था। अब वो सुबह समय से जाग जाती और अजीत के लिए नाश्ता खाना बनाकर रख लेती। अजीत को बड़े प्यार से जगाती और उसे ब्रश करवाती। अजीत को ब्रश करने की आदत तो थी नहीं। मजदूर का लड़का जो था, न उसे ढंग से नहाना आता था और न ही सलीके से खाना खाना आता था। पढ़ाई की तो उसने शुरुआत भी नहीं की थी। बस उसे यही अच्छा लगता था कि वो दिन भर खेलता ही रहे। पर वेरोनिका ने उसे प्यार से और कभी कभी डांटकर, कभी कभी काम में लगाकर उसकी आदतों में सुधार करवाना चालू कर दिया था। कुछ ही दिनों में अजीत समय से सोता और समय से उठ जाता था। धीरे धीरे उसका जीवन एक निश्चित दिनचर्या में और नियमित तरीके से कार्य करने वाले सिस्टम में ढलने लगा। शुरू में अजीत का पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगा था। उसके साथ साथ बैठने वाले हमउम्र बच्चे उससे कहीं बहुत ज़्यादा जानकारी रखते थे, पर वेरोनिका ने अपने अनुभव वाली शिक्षा पद्धति से और कभी पुरस्कार के लालच से उस शून्य पढ़ाई वाले अजीत को 2 महीने में ही पहली कक्षा पास करने योग्य ज्ञान दे दिया। अजीत की बुद्धि बहुत अच्छी थी। जब वो मन लगाकर पढ़ाई करता था तब वो ज़रा सी देर में ही कठिन से कठिन चीज़ें बड़ी आसानी से सीख जाता था। पर जब उसका मन नहीं होता था तो उसे कुछ भी सिखाना और पढ़ाना लगभग असंभव था। वेरोनिका ने अजीत को एक पब्लिक स्कूल में कक्षा 2 में एडमिशन करा दिया। इस कार्य में भी कलेक्टर अनिल जी ने उनकी बहुत मदद की थी। अजीत की पढ़ाई अब काफ़ी अच्छी होने लगी थी। वो समय से स्कूल जाता और समय से स्कूल से वापस आता। स्कूल बस उसे उसके घर के पास ही लाती और ले जाती थी। एक दिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद स्कूल की बस तो आई पर उसमें से अजीत नहीं उतरा। वेरोनिका ने
बस कंडक्टर से पूछा। उसने बताया कि अजीत को छुट्टी के पहले ही कोई व्यक्ति आपकी तबीयत खराब होने का कहकर अपने साथ ले गया। रोती हुई वेरोनिका सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची और इंस्पेक्टर पाठक से उसने पूरे घटनाक्रम की शिकायत कर दी। इंस्पेक्टर पाठक ने तुरंत पुलिस कोर्ट से जांच करने के लिए स्कूल भेजा। स्कूल के कैमरे की रिकॉर्डिंग में देखने पर वही दाढ़ी वाला आदमी अजीत को लेकर बाहर जाता हुआ साफ नजर आ रहा था, जिसने वेरोनिका पर चाकू से अजीत को छुड़ाने के दौरान हमला किया था। कांस्टेबल सिंह ने ये सूचना इंस्पेक्टर पाठक को दी। पाठक जी ने तुरंत फोन करके रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सभी चेक पोस्ट पर यह खबर वायरल कर दी और साथ ही उस आदमी की फोटो भी जारी कर दी जो अजीत को उठाकर ले गए थे और साथ ही अजीत की फोटो भी सभी जगह वायरलेस सिस्टम से भेज दी गई थी। हर नाका, हर चेक पोस्ट और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर आने जाने वाली कारों, टैक्सी तथा ट्रक की तलाशी लेने के बाद भी 2 दिन तक अजीत का कोई अता पता नहीं चला। कलेक्टर अनिल कुमार भी बहुत चिंतित थे, लगातार पुलिस से संपर्क भी बनाए हुए थे। दिल्ली की तरफ जाने वाली ट्रेन में बुर्का पहने एक स्त्री चढ़ी। उसके पास एक बड़ा सा ट्रॉली बैग था जो काफी प्रयास करने के बाद भी बर्थ के नीचे नहीं आ पा रहा था। बुर्के वाली स्त्री ने बैग को खड़ा करके खिड़की के पास ही टिका लिया और बिना नकाब उठाए वो अपनी बर्थ पर जा बैठी। सामने की बर्थ पर 3 महिलाएं अपने परिवार सहित बैठी हुई थी, जिसमें से 2 बच्चे बुर्के वाली महिला के साथ बैठे हुए थे। क्योंकि उनके बच्चों को बैठे में दिक्कत हो रही थी, इसलिए सामने बैठी महिलाओं ने बुर्के वाली महिला से कहा, आप ज़रा थोड़ा सा खिसक कर बैठ जाएं, हमारे बच्चों को बैठने में दिक्कत हो रही है। बुर्के वाली महिला खिसक कर तो बैठ गई, पर उसने मुंह से कुछ जवाब नहीं दिया। उसके बैठने के अंदाज और कद काठी से सामने वाली 3 महिलाओं को थोड़ा सा अचरज हुआ। महिलाओं के कंपार्टमेंट में भी उसका नकाब न उठाना उन लोगों को कुछ अजीब सा भी लगा था। तभी अचानक जैसे ही ट्रेन ने चलना शुरू किया, एक झटका लगा और झटके के साथ बीच में रखा ट्रॉली बैग बच्चों के पैर पर जा गिरा। बैग में से पीले पीले पेशाब की तेज धार उसकी जीभ से होती हुई बाहर बहने लगी तथा बैग से लैट्रिन की बदबू का तेज झोंका सामने वाली बर्थ पर बैठी महिलाओं की नाक में समा गया। उन्होंने बैग की तरफ देखा। बैग थोड़ा थोड़ा हिल रहा था। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि बैग में अवश्य कोई बच्चा बंद है। उन्होंने तुरंत शोर मचाना चालू कर दिया। बुर्का पहने बैठी महिला तुरंत उठकर भागने लगी, पर जब तक ट्रेन चल चुकी थी, महिलाओं के चिल्लाने से अन्य यात्रियों ने मिलकर बुर्के वाली महिला को घेर लिया। काली महिला ने तुरंत अपना बुर्का हटाया और अपना चाकू बाहर निकाल लिया। ये वही दाढ़ी वाला बदमाश था, यूं अजीत को अगवा करके ले गया था। बदमाश के हाथ में चाकू देखकर लोग एक तरफ हट गए और बदमाश बुर्का फेंककर अगले कोच की तरफ तेजी से भागा, पर सामने के कोच में मिलिट्री के 2 जवान बैठे थे। पीछे भागते हुए यात्रियों के शोर को सुन रहे थे। उन्होंने बिना देर किए दाढ़ी वाले को 2 घूंसे जड़ दिए और उसके हाथ पीछे मोड़कर उसे धरती पर नीचे गिराकर काबू पा लिया। अचानक ही वो दाढ़ी वाला गुंडा उनकी पकड़ से छूट निकला और तेजी से चलती ट्रेन के दरवाजे से नीचे कूद गया, पर नीचे धरती पर गिरने के पहले ही वो सामने वाले बिजली के खंभे से टकरा गया और घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। यात्रियों ने उस बड़े बैग का ताला तोड़ा और उसकी जिप खोल दी। अंदर अजीत को हाथ पैर बांधकर और मुंह पर टेप लगाकर बंद करके रखा गया था कि वो हिल भी नहीं सकता था और ना ही
बोल सकता था। अगर उसकी टट्टी पेशाब न निकली होती तो शायद दिल्ली तक उसका किसी को पता भी नहीं चलता। लोगों ने ट्रेन की चेन खींच दी। तुरंत आरपीएफ स्टाफ के जवान आ पहुंचे। उनके पास भी अजीत की तस्वीर तथा उस बदमाश की फोटो भी थी जो खंबे से टकराकर अल्लाह को प्यारा हो गया था। अगले स्टेशन पर अजीत को पुलिस वालों ने ट्रेन से उतार लिया और वापस उसे भोपाल ले गए। उन्होंने उसे इंस्पेक्टर पाठक को सुपुर्द कर दिया। ये खबर इंस्पेक्टर पाठक ने तुरंत वेरोनिका को दी। वेरोनिका अपने बच्चे को लेने के लिए पुलिस स्टेशन पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर वेरोनिका ने अजीत को अपने गले से लगा लिया और उसे अपने साथ घर वापस ले आई। वेरोनिका जब से अजीत को पुलिस स्टेशन से घर लेकर आई तब से उसके मन में एक अनजाना सा भय घर कर गया। उसके मन में एक द्वंद्व सा चलता रहा कि जब भी उसे कुछ मिला या कुछ अच्छा हुआ, जमाने ने या ऊपर वाले ने उससे उसे छीन लिया। इसी सोच, इसी उधेड़पुन में बैठी थी। उसका हाथ अपने बाएं हाथ की लगी उस चोट की तरफ चला गया जो उसे बचपन में अपने जीवन साथी प्रियतम एवं प्रेमी चंदन की निशानी की तरह मिली थी। अनायास ही उसके होठों पर पुरानी यादें मुस्कान बनकर उभर आई। बाएं हाथ की उस खरोंच के निशान को सहलाते हुए वेरोनिका को लगा कि वो फिर से 12 साल की लड़की बन गई है, एक चहकती सी किशोरी हो गई है। उसकी स्मृतियों में फिर से वो नदी का किनारा और उसके किनारे खड़ा वो बूढ़ा पीपल जीवंत हो तो उठा, जहाँ वो हर शाम गांव के लड़के लड़कियों के साथ हुल्लड़ मचाती फिरती थी। सब सहेली और दोस्तों में उसे चंदन सबसे अच्छा लगता था। भोला भाला, सीधा साधा, कम बात करने वाला और सबसे अलग रहने वाला। उसकी कंजी आंखें और घुघराले बाल, लंबी नासिका, सुतवा पतले होंठ और भरे भरे से गाल उसे वेरोनिका की नज़रों में संसार का सबसे सुंदर व्यक्ति बना देते थे। जब वो अपने लंबे और दुबले हाथों से वेरोनिका के हाथों को छूता था तो वेरोनिका कोई ऐसा लगता जैसे कोई एक चंदन सा मादक, शीतल, सुगंधित तरल उसके हृदय में उतारता चला जा रहा हो। वैसे तो सभी बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते थे, पर अगर छुपन छुपाई या पकड़म पकड़ाई में चंदन की दान आ जाती तो सबसे पहले इधर उधर से दौड़कर वेरोनिका उसके सामने जानबूझकर आ जाती और चंदन के उसे छूने मात्र से वो उसकी जगह दान देने का काम करने लगती। दान देने के लिए वह सबके पीछे भागती रहती। जब कोई बच्चे चंदन को ना खिलाते या उससे लड़ने लगते तो वो चंदन को पीछे कर शेरनी की तरह वो सबके आगे आकर खड़ी हो जाती और चंदन के लिए उन लड़कों की भीड़ से खुद उलझ जाती थी। उस समय उसमें ना जाने कहाँ से इतना साहस आ जाता था कि वो उन सारे लड़के लड़कियों से भिड़ जाती थी जो चंदन से लड़ते थे। चंदन भी शायद उसकी आदत को समझ गया था और उसे लगने लगा था कि इस दुनिया में जब भी उसे मदद की ज़रूरत होगी तो निश्चित तौर पर वेरोनिका सबसे पहले उसके साथ ही खड़ी होगी। उन दोनों को जब भी समय मिलता था दोनों एक दूसरे के आसपास ही नजर आते थे। जाने अनजाने में एक दूसरे का हाथ थामे रहते, एक दूसरे की आंखों में झांकते रहते। उन दोनों के बीच ना जाने कहाँ कहाँ की ढेरों ढेर बातें आ जाती जो शुरू होने के बाद ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। एक दिन चंदन की खेल खेल में अपने साथ के बच्चों से लड़ाई हो गई। वेरोनिका उस समय वहाँ पर नहीं थी। उनमें से कुछ बच्चों ने मिलकर चंदन की ठुकाई कर दी। चंदन की आंख के नीचे चोट लगी थी और उससे खून बह रहा था। तभी वहाँ वेरोनिका आ गई। उसने चंदन की आंख के नीचे लगी चोट को देखकर पूछा, ये किसने किया है? उनमें से कुछ लड़कों ने कहा,
हमने इसे मारा है। ये खेल में बेईमानी करता है और ढंग से दान भी नहीं देता, इसलिए मैंने इसकी पिटाई की है, राजन ने कहा। चंदन की चोट देखकर वेरोनिका पहले ही आपा खो चुकी थी। वो हाथ में डंडा लेकर राजन की तरफ दौड़ पड़ी। राजन ने चंदन से चिढ़ाते हुए कहा, खुद लड़ाई में नहीं जीत सकता तो एक लड़की के पीछे खड़ा हो जाता है, भीरू कहीं का। चंदन इस व्यंग को सहन नहीं कर पाया और उसने अपने हाथ की नुकीली छड़ी वेरोनिका के हाथ में घुसाते हुए कहा, जब मेरी लड़ाई चल रही हो तो तुम बीच में मत आया करो। और वेरोनिका के बाएं हाथ में छड़ी गहरा घाव बनाती हुई निकल गई। उसके हाथ से बहते हुए खून को देखकर बाकी सारे बच्चे भाग गए, पर चंदन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सपने में भी वेरोनिका को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। उसने बहते हुए खून को देखकर घाव से अपने होंठ लगा दिए और बहते हुए खून को थोड़ी देर में ही उसने रोक दिया। वेरोनिका गहरी आंखों से चंदन को ताकती रही। उसे ऐसा लग रहा था कि काश ये समय यहीं थम जाए और चंदन इसी तरीके से अपने होंठ उसके हाथ पर रखे रहे। उसका दूसरा हाथ अपने आप चंदन के सिर से होता हुआ उसके गाल तक चला गया और झुककर उसने चंदन का माथा चूम लिया। दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा, पर उस दिन उनकी आंखों ने, उनके मन में और उनकी सांसों और धड़कनों ने मौन रहकर भी शायद जन्म जन्म की बातें इन्हीं पलों में कर ली। चेतना आने पर दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, पर अब वो अलग हो ही कहाँ पाए थे। अब तो वो हर पल, हर क्षण हमेशा एक दूसरे की सांसों में बस गए थे। समय गुजरता गया। चंदन और वेरोनिका एक दूसरे को अथाह प्यार करते थे। चंदन विजातीय था और उसकी जाति वेरोनिका की जाति से काफ़ी नीचे की थी। उन दिनों गांव में विजातियों के बीच किसी तरीके का संबंध होने की कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पर चाहत तो चाहत है। लोग कहते हैं कि चाहत अंधी होती है। चंदन और वेरोनिका दुनिया के सारे अंजाम को दरकिनार कर अनजान प्यार की राह पर लगातार आगे चलते रहे। 12 साल की वेरोनिका समय गुजरने के साथ साथ 16 साल की हो गई और चंदन उसे शायद 3 साल बड़ा था। चंदन गांव से निकलकर पढ़ाई के लिए शहर चला गया और वेरोनिका मैथ्स के लेकर अपने पास के कस्बे से ही आगे पढ़ाई करने लगी। एक दूसरे से अलग और दूर हो जाने से अब इन दोनों का मन एक दूसरे से मिलने के लिए बेहद छटपटाता था। गर्मियों की छुट्टी के दिन थे। चंदन शहर से गांव की तरफ आ रहा था कि रास्ते में कस्बे से क्लास अटेंड कर वापस आती हुई वेरोनिका मिल गई। वेरोनिका सब कुछ भूलकर अपनी दोनों बाहें खोलकर चंदन की बाहों में समा गई। दोनों ने घर जाने के बजाय नदी के किनारे सुनसान जगह पर बैठकर एक दूसरे से बात करना उचित समझा। बातों बातों में वे कब शारीरिक रूप से एक दूसरे में खो गए उन्हें पता ही नहीं चला। ये उनका पहला शारीरिक संपर्क था। अब वो पूर्ण रूप से एक दूसरे के हो चुके थे। कम होने की जगह उनका प्यार एक दूसरे के लिए और दीवानगी की हद तक बढ़ चुका था। चंदन जब तक गांव में रहा, इधर उधर मौका देखकर वेरोनिका से मिलता रहा। अब वो छोटे बच्चे नहीं थे कि नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे एक दूसरे से मिलकर घंटों बातें कर सके। अब जमाने की निगाहें उन्हें एक दूसरे से मिलने से रोकती थी और उनकी जवान उम्र उन्हें एक दूसरे के पास आने के लिए विवश करती थी। चंदन छुट्टियां ख़त्म होने पर फिर से शहर चला गया और वहां जाकर वो फिर से अपनी पढ़ाई में खो गया। समय बीतता गया और चंदन का ग्रेजुएशन पूरा हो गया। चंदन ने नौकरी के लिए फॉर्म भरा और चंदन की नौकरी लग ही गई। चंदन जब गांव आया तो वो फिर रोनिका से मिला, पर कहते हैं कि इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपते।
लोगों को उनके प्यार के बारे में खबर लग ही गई। चंदन के माँ बाप ने चंदन को समझाया कि वो लोग ऊंची जाति के लोग हैं। अगर तुम भूल से भी वेरोनिका की तरफ देखोगे तो तुम्हें वो लोग जान से मार डालेंगे। पर इश्क ने जिसको अंधा बना दिया हो, जिसको दीवाना कर दिया हो, उसे जमाने की कहाँ परवाह होती है। चंदन ने वेरोनिका के साथ एक और मुलाकात की। वेरोनिका कॉलेज जाने के बहाने घर से निकली। चंदन उसके पीछे पीछे चला और वे नदी के किनारे उसी सुनसान जगह में फिर मिले जहां पर वो पहले ही शारीरिक तौर पर एक हो चुके थे। चंदन ने वेरोनिका से कहा, मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता और मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना संभव नहीं है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? चंदन के गले लगते हुए वेरोनिका ने कहा, हाँ, मैं शुरू से ही तुम्हारे लिए ज़माने से लड़ती रही और आगे भी हमेशा मैं तुम्हारे साथ ही खड़ी रहूँगी। चाहे इसका अंजाम जिंदगी हो या मौत, जिएंगे तो साथ साथ, हम मरेंगे तो साथ साथ। चंदन ने वेरोनिका से कहा, वेरोनिका, अगर तुम्हारा भी यही निश्चय है तो चलो हम दोनों आज ही यहाँ से भाग चलते हैं और शहर में जाकर आर्य समाज पद्धति से विवाह करके पति पत्नी की भांति रहेंगे। तब तक वेरोनिका भी बालिग हो चुकी थी। वेरोनिका व चंदन दोनों ही फिर गांव की तरफ कभी नहीं लौटे और शहर में जाकर उन्होंने पुलिस संरक्षण मांगा और आर्य समाज पद्धति से पुलिस की देखरेख में विवाह कर लिया। उन लोगों ने विवाह तो कर लिया पर चंदन के परिवार परमाणु मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। अब बड़ी जाति के वे लोग वेरोनिका को भगाने के लिए चंदन के परिवार को ही दोषी मानते थे। उन्हें गांव में अलग थलग कर दिया गया। उन पर अत्याचारों की एक श्रृंखला सी टूट पड़ी, पर उन्होंने सब सहन कर लिया और धीरे धीरे समय बीतने के साथ सब कुछ सामान्य हो गया। बस कमी रही तो यही रही कि अब चंदन और वेरोनिका कभी भी उस गांव की ओर लौटकर नहीं आए। उन लोगों ने अपने प्यार की खातिर अपनी जन्मभूमि का भी परित्याग कर दिया था। वेरोनिका का ग्रेजुएशन तब तक पूरा नहीं हुआ था। उसने दाम्पत्य जीवन के साथ साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी और बीएससी मैथमेटिक्स के बाद एमएससी मैथमेटिक्स भी कर लिया था। इसी बीच वो स्कूल में भी पढ़ाने लगी थी। बच्चों को पढ़ाते हुए ही उसने बीएड भी कर लिया और वो उस विद्यालय की सबसे स्थापित शिक्षिका बन गई। वो उन दिन उनकी जिंदगी का सबसे खुशी भरा दिन था जब उन्हें पता चला एक बच्चे के माता पिता बनने वाले हैं। समय आने पर भगवान ने उन्हें एक पुत्र दिया और उन्होंने उसका नाम रखा आनंद। अपनी जवानी की कहानियों से थोड़ी देर को वेरोनिका बाहर आई और सोते हुए अजीत को दुलारने लगे। अजीत अचानक सपने में शायद कुछ बहुत बुरा देखकर कुछ बड़बड़ाने लगा और डर से अपने हाथ पर समेटकर लगभग रोने की मुद्रा में आ गया। शायद उसे अपने आप पर अपहरण की घटना डरा रही होगी। वेरोनिका ने अजीत के पास लेटकर उसे अपने शरीर से चिपका लिया। माँ का प्यार महसूस कर अजीत वेरोनिका के गले में हाथ डालकर फिर से सुकून की नींद सो गया। वेरोनिका उसके चेहरे को देखते हुए फिर से अपने दुखद अतीत में खो गई। उसे याद आया जब आनंदम पेट में था तो चंदन उसकी कितनी देखरेख करता था। उसे कुछ भी काम नहीं करने देता था, कहता था बस आराम करो। एक दिन अचानक किसी ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। चंदन ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर वेरोनिका के जाति वाले 6 लोगों के साथ वेरोनिका के पिता खड़े हुए थे। वेरोनिका खुशी से अप्पा कहते हुए उनकी तरफ दौड़ी। वो पिता के गले लगना ही चाहती थी कि उसके पिता ने उसे जोर का धक्का दिया और वो धरती पर जा गिरी। इसके बाद वे लोग अंदर घुसे और उन्होंने
चंदन को पकड़कर उसकी बुरी तरीके से पिटाई करना चालू कर दिया। चंदन को वो मार ही डालते पर वेरोनिका दौड़कर उन लोगों और चंदन के बीच में आ गई। उन्होंने वेरोनिका की भी बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर दी। वेरोनिका ने कहा, अप्पा, मैं चंदन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, ऐसे में भी आप मुझे मार रहे हैं। वेरोनिका के पापा ने कहा, उल्टा तेरी वजह से हम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं। और गुस्से में उसे काट कर जन से मारने के लिए उन्होंने नारियल काटने वाला दरांत निकाल लिया और वो मारना ही चाहते थे कि चंदन में ना मालूम कहाँ से गजब की फुर्ती आ गई और उसने स्टूल उठाकर उनके हाथ पर दे मारा। उनके हाथ से नारियल काटने वाला दांव नीचे गिर गया। तभी शोरगुल सुनकर आसपास के मकानों से लोग बाहर निकल आए और उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी तथा बीच बचाव किया गया। पुलिस वेरोनिका के पिता तथा उनके साथ आए लोगों को ऑनर किलिंग के प्रयास के मामले में पकड़कर ले गई। घायल चंदन और वेरोनिका पुलिस स्टेशन पहुंचे और दरोगा जी से बहुत प्रार्थना की कि उनके पापा को छोड़ दिया जाए। ये उनका अपना पारिवारिक मामला है और वो इसकी शिकायत भी नहीं कर रहे हैं। इस पर दरोगा ने उनसे एक लिखित स्टेटमेंट लिया और वेरोनिका के पिता और परिजनों को जेल से रिहा कर दिया। वेरोनिका को अपने भाग्य पर रोना आ गया। उसके वही पिता जो उसे हमेशा अपने कंधे पर लिए लिए घूमते थे, आज झूठी सामाजिक इज्जत की खातिर अपनी ही बेटी की जान के दुश्मन हो गए। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि प्यार करके और चंदन से शादी करके आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी सज़ा उसके अपने ही लोग मौत मुकर्रर कर रहे हैं। उसे लगा कि उसने तो चंदन से विवाह करके उसके परिवार का दान दहेज में दिया जाने वाला और शादी में लगने वाला बहुत सारा पैसा बचाकर उनके परिवार पर उपकार ही तो किया है। उसे लग रहा था कि शायद इतने दिनों बाद उसके पापा सब कुछ भूलकर उसे अपना लेंगे, पर वो सब लोग तो उसकी और चंदन के प्राणों के प्यासे दुश्मनों से भी बड़े दुश्मन बन गए थे। चंदन को जाने से मारने के प्रयास की बात याद आते ही उसे अपने पिता और संबंधियों से घृणा हो गई। चंदन के मन में हमेशा एक पश्चाताप बना रहता था कि उसके कारण वेरोनिका की जिंदगी एक खतरनाक मोड़ पर आकर रुक गई है, जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस पश्चाताप और उस दिन हुई पिटाई के कारण चंदन का स्वास्थ्य गड़बड़ रहने लगा। आनंदम के पैदा होने के बाद चंदन का खाना पीना धीरे धीरे कम होता गया और बाद में पता चला कि उसे कैंसर है। वेरोनिका के सामने एक नई मुसीबत आकर खड़ी हो गई। घर में जो कुछ भी पैसा था वो सभी उसने चंदन के इलाज पर खर्च कर दिया था। पर कहते हैं कि कैंसर तो मरीज को अपने साथ लेकर ही जाता है। चंदन का स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा था और अंत में खून की उल्टी के साथ बेहोश होकर जो वो गिरा तो उसके बाद फिर कभी होश में नहीं आ सका। दुधमुहे आनंदम को अपनी गोद में संभाले वेरोनिका लगभग विक्षिप्त हो गई। चंदन के अंतिम संस्कार में न चंदन के घर के लोग सम्मिलित हो पाए और न ही वेरोनिका के परिवार के लोग। पड़ोस के लोगों ने चंदन का अंतिम संस्कार किया। वेरोनिका को ये घटना याद आते ही उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। बड़ी मुश्किल से वेरोनिका का आत्मविश्वास वापस आया और नन्हे से आनंदम को साथ लिए उसने फिर से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। अजीत को उसके पास लेटकर वेरोनिका ने अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों पर हाथ फिराते हुए वो सो गई। अब वेरोनिका की जिंदगी सिर्फ अजीत के चारों ओर घूमने लगी थी। ऐसा महसूस होता था कि जैसे स्नेह और प्यार की प्यासी वेरोनिका के जीवन में ये बच्चा मरुस्थल की झील या
नखलिस्तान बनकर आ गया था। वेरोनिका अब 2 से 3 बैच बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी ताकि उसे यथोचित पैसा मिल जाए जिसमें से वो अजीत की देखरेख कर सके। और जब अजीत स्कूल जाता तो उस समय वो आसपास के गरीब बच्चों की फ्री क्लास लेती रहती थी। अजीत का खाना, अजीत का पहनना, अजीत का सोना जागना, अजीत का पढ़ना, अजीत का खेलना, ऐसा लगता था शायद यही वेरोनिका की जिंदगी के सबसे अहम हिस्से हो गए थे। अजीत धीरे धीरे पढ़ाई में, वेरोनिका की देखरेख में होशियार और ज़्यादा होशियार होता चला गया। धीरे धीरे वो क्लास में सबसे अधिक अंक लाने लगा। हर परीक्षा देता तो था अजीत, पर ऐसा लगता था जैसे कि हर परीक्षा सिर्फ वेरोनिका ही दे रही हो। वेरोनिका ने एक दिन अजीत से कहा, अजीत, तुम मेरे बेटे ही नहीं, तुम मेरे शिष्य भी हो। गुरु होने के नाते और एक शिक्षक होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें शिक्षा के क्षेत्र में अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ दूं। और तुम्हारा भी कर्तव्य है कि जो भी गुरुदेव से पूरे सम्मान के साथ ग्रहण करो और अंगीकार करो। माँ की तरफ देखते हुए अजीत ने कहा, माँ, आपका हर बात, हर वाक्य ही मेरे लिए शिक्षा है। वही एक आदेश भी है जिस पर अमल करना और चलना मेरा कर्तव्य है और उसमें कभी कोई कोताही नहीं होगी। अजीत कक्षा 10 में जब पहुंचा तो वेरोनिका उसके साथ पढ़ाई लिखाई में इस तरीके से जुट गई जैसे कक्षा 10 की परीक्षा न होकर उनके जीवन की यही अंतिम परीक्षा हो। अजीत खेल कूद में भी हिस्सा लेता था, पर अधिकांश समय वो वेरोनिका के साथ या फिर अपने आप बैठकर छोटी छोटी अनजानी कॉन्सेप्ट को एक एक कर सबको क्लियर करता रहता था। बोर्ड की परीक्षा के दौरान पेपर को हल करने में अगर किसी भी विषय में उससे कोई छोटी सी भी गलती हो जाती थी तो वेरोनिका को भी बहुत बुरा लगता था और अजीत को तो ऐसे लगता था जैसे उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। एक एक करके बोर्ड के सारे पेपर हो गए और तब जाकर अजीत 2 दिन के लिए पढ़ाई से सच्चे अर्थों में फ्री हो पाया। वेरोनिका अजीत को लेकर मथुरा, आगरा और फतेहपुर सीकरी का किला दिखाने के लिए 4 दिन के टूर पर चली गई। इतने बरसों बाद अजीत और वेरोनिका पहली बार इतनी दूर घूमने निकले थे। अब अजीत बड़ा हो चुका था, वेरोनिका का एक अच्छे बेटे की तरह ज़्यादा ही ख्याल रखने लगा था। ढेर सारी मस्ती करने के बाद वे लोग द्वारिकाधीश के मंदिर पहुँचे। वहाँ वेरोनिका ने अजीत के लिए जीवन में सुखी होने के लिए और अच्छी पढ़ाई करने के लिए दुआएं मांगी। अजीत ने भगवान से अपनी माँ की दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना की। बोर्ड का रिजल्ट आया। अजीत पूरे मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पर था। वेरोनिका जहां खुशी से पागल हुई जा रही थी, अजीत वहीं अपनी कम मेहनत को लेकर उदास बैठा आंखों से आंसू बहा रहा था। वेरोनिका भगवान के प्रसाद की मिठाई लेकर अजीत के पास आई और उसे अपने गले से लगाकर बधाई देकर मिठाई खिलाई तो रोते हुए अजीत ने कहा, माँ, मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाया, मैं पहली रैंक पर नहीं आ पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। वेरोनिका ने कहा, बेटा, मेरा सपना तो सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई था जिसे तुमने बखूबी कर दिखाया। इसके अलावा मुझे और तुमसे और कोई अपेक्षा नहीं है। बस पूरे जी जान से मेहनत कर हमेशा ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो, मेरी बस यही कामना है। इसी तरीके से समय गुजरता रहा। कक्षा 11वीं में कोई भी बच्चा अजीत के आसपास के भी नंबर नहीं ला पाया था। अजीत अब कक्षा 12वीं में आ गया। अब एक बार फिर बोर्ड परीक्षा का भूत अजीत के सिर पर चढ़कर बोलने लगा।
विद्यालय का वार्षिकोत्सव करीब था। अजीत को भी स्टेज डिबेट में भाग लेना था तथा एक नाटक में भाग लेना था, पर अजीत ने पढ़ाई के कारण इनमें भाग लेने से मना कर दिया। स्कूल के प्राचार्य ने ये बात वेरोनिका को बताई। वेरोनिका ने अजीत से कहा, सिर्फ पढ़ाई में आगे होने से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता। हर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास बहुत ज़रूरी है। तुम्हें खेलकूद, पढ़ाई और आत्मिक विकास साथ साथ करना ही होगा। माँ की आज्ञा मानकर अजीत डिबेट और नाटक भाग लिया, जिसे सभी लोगों द्वारा सराहा गया। अजीत को डिबेट में प्रथम और नाटक में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसी बीच दिसंबर माह में वेरोनिका को पैरालिसिस हो गया। रात को सोने के बाद वेरोनिका जब सुबह उठना चाहती थी तो वो उठ ही नहीं पाई। उससे ढंग से बोलते भी नहीं बन रहा था। उसका बायां अंग काम ही नहीं कर रहा था। अजीत तुरंत वेरोनिका को ऑटो रिक्शा में डालकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने वेरोनिका को एक इंजेक्शन दिया और अजीत से कहा, बेटा, आप इन्हें समय पर अस्पताल ले आए, इस कारण ये ठीक हो जाएंगी और पहले की तरह चल फिर भी पाएंगी, पर इसमें लगभग 2 माह का समय लग सकता है। उनका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अजीत अब माँ को भी संभालता था और अपनी पढ़ाई भी करता था। वार्षिक बोर्ड परीक्षाएं सिर पर थी। वेरोनिका अजीत की हालत पर बहुत चिंता कर रही थी। वो अजीत से अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देने की बात करती रहती थी। धीरे धीरे कुछ ही सप्ताह में वेरोनिका की हालत में काफ़ी सुधार हो गया। अब बोर्ड की परीक्षा के लिए सिर्फ 22 दिन ही शेष थे। अजीत ने पूरे मन से पढ़ाई की और परीक्षा की तैयारी हो भी गई। बोर्ड के पेपर शुरू हो गए। अजीत हर पेपर में अपनी क्षमता के अनुसार प्रश्नों के उत्तर लिखता रहा। जब परीक्षा परिणाम आया तो कक्षा 12 में मध्य प्रदेश बोर्ड में अजीत टॉपर रहा। रिजल्ट निकलने पर वो दौड़ा दौड़ा आया। वेरोनिका को उसने अपनी बाहों में उठा लिया और बोला, माँ, आज मैंने आपका सारा सपना सच कर दिया। आज मैं पूरे मध्य प्रदेश में बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके आशीर्वाद से सबसे अधिक अंक लेकर आया हूँ। आपने मेरे लिए जो कुछ किया है ये उसकी तुलना में सिर्फ आपके चरणों की धूल के बराबर है। अब तो आप खुश हैं ना माँ? रोते हुए वेरोनिका ने कहा, हाँ बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो ईश्वर मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज़ छीनता ही रहा। आज पहली बार उसने मुझे वो सब दे दिया जो मैंने मांगा था। आगे की पढ़ाई के लिए अजीत ने पहले ही निश्चय कर लिया था कि सबसे कम पैसों में होने वाली वो पढ़ाई करेगा और स्कॉलरशिप के साथ वो बीए ऑनर्स ही करेगा। इससे वो अपनी माँ के पास भी रह पाएगा और उनकी देखभाल भी कर पाएगा। अच्छी तरीके से पढ़ाई करके आईएएस की तैयारी भी साथ ही साथ करता रहेगा। उसने वही किया भी। प्रतिवर्ष वो छोटी से छोटी कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे तरीके से समझता रहा तथा छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाकर अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों की भी पढ़ाई में मदद करता रहा और परिणाम वही हुआ जिसकी अपेक्षा थी। बीए में भोपाल यूनिवर्सिटी का टॉपर अजीत अंक सूची लेकर अपनी माँ के सामने खड़ा था। आज वेरोनिका का मन फूला नहीं समा रहा था। वो भोजपुर भगवान भोलेनाथ के मंदिर अपने बेटे के साथ गई और बेटे की उज्जवल भविष्य की और दीर्घायु की कामना की। पर अजीत ने भगवान से सिर्फ यही मांगा कि मेरी माँ के जो भी सपने हैं वे सभी पूरे हों, बस मेरी माँ हमेशा खुश रहे। अजीत ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए फॉर्म भर दिया था और उसकी तैयारी तो वो पिछले 3 सालों से कर ही रहा था। लगातार प्रयत्न से उसकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बड़ी अच्छी तरीके से हो रही थी।
आईएएस के प्रिलिमिनरी एग्जाम में था। मुख्य परीक्षा में उसका प्रतिशत बहुत अच्छा रहा तथा अंत में वो दिन आ गया जब उसका इंटरव्यू होना था। वो अपनी माँ का आशीर्वाद देकर और वेरोनिका की तरह भगवान भोलेनाथ की भभूति माथे पर लगाकर हाफ सफ़ेद शर्ट और नीला पैंट पहनकर इंटरव्यू देने चला गया। इंटरव्यू यूपीएससी ऑफिस दिल्ली में था। जब उसका नंबर आया तो उसके साधारण कपड़े और चेहरे पर तेज इंटरव्यू लेने वाले सदस्यों को बहुत प्रभावित कर गए। उससे सभी सदस्यों ने अनेक प्रश्न पूछे और हर एक प्रश्न का जवाब इस तरीके से देता रहा जैसे कक्षा में योग्यतम प्रोफेसर से बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हों और प्रोफेसर उनके जवाब बच्चों को समझा कर दे रहा हो। अंत में चयन समिति के चेयरमैन ने उससे प्रश्न पूछा, आपका कक्षा 10, 12 और बीए में हर जगह सर्वश्रेष्ठ परिणाम है, फिर आप आईएएस ही क्यों बनना चाहते हैं? मुस्कुराते हुए अचानक ही अजीत गंभीर हो गया। उसकी आंखों में थोड़ी सी नमी उतर आई और भरे गले से वो बोला, सर, मैं एक अनाथ बच्चा हूँ। मेरे माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। मेरी जिस माँ ने मेरा पालन पोषण किया, मेरी खातिर अपनी जान खतरे में डाल दी और मुझे नया जीवन दिया, उसने जब मैं कक्षा 5 में था तब एक बार मुझसे कहा था, इतना कम पढ़कर तुम कैसे कलेक्टर बनोगे? लगता है तुम मेरे सपने पूरे नहीं कर पाओगे। बस उसी दिन से मैंने जीवन का एक ही उद्देश्य बना लिया था कि जैसे भी हो मुझे मेरी माँ का ये सपना ज़रूर पूरा करना है। बस उसी के लिए मैं दिन रात लगा रहा। कक्षा 10, कक्षा 12, बीए ये सब उसके छोटे छोटे पड़ाव थे, पर उनको मैंने अपनी माँ के सपनों के अनुरूप ही उन्हें ढाला और मैंने ना तो डॉक्टरी की तरफ रुझान किया और ना ही इंजीनियरिंग की तरफ। सिर्फ माँ के सपने को पूरा करने के लिए ही मैंने सिर्फ और सिर्फ आईएएस की तैयारी की। आज आपके सामने मैं जो भी प्रदर्शन करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, माँ के सपनों में मैं वही रंग भर दूँ जो उनकी इच्छा है। चेयरमैन अपनी सीट से खड़े हो गए और शायद ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई चेयरमैन किसी कैंडिडेट की पीठ थपथपाए, पर ऐसा शायद आईएएस साक्षात्कार के इतिहास में पहली और अंतिम बार हुआ कि चेयरमैन ने अपनी सीट से उठकर अजीत की पीठ थपथपाई। जब यूपीएससी का रिजल्ट आया, एग्जामिनेशन और इंटरव्यू में मिलाकर अजीत को सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए और उसने आईएएस की परीक्षा में भी टॉप कर लिया। वेरोनिका की खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं था। वो फिर भोजपुर भोलेनाथ के मंदिर में अपने बेटे के साथ गई और भगवान को हृदय से धन्यवाद दिया। अब उसका बेटा अजीत आईएएस ऑफिसर था। समय यूं ही भी तरह बीतता रहा। एक दिन अजीत बोला, माँ, मैं एक बार जाकर आनंद से मिलना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलोगी? वेरोनिका के मन में भी अपने बेटे को देखने की बहुत इच्छा थी। वो अजीत को लेकर बेंगलुरु में आनंद के घर पहुंच गई। आनंद अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुआ, पर उसे अपने पुराने कर्मों को याद करके बड़ी ग्लानि हो रही थी। अजीत बोला, भैया, ईश्वर ने जो भी आपसे करवाया शायद उसकी यही एक इच्छा थी। अगर माँ भोपाल नहीं आई होती तो मुझे कौन पालता? मुझे माँ का प्यार कहाँ मिलता? ये मेरा भाग्य था कि आपने माँ को भोपाल जाने के लिए मजबूर कर दिया। उसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। आनंद की आंखों में पश्चाताप के आंसू भरे हुए थे। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।